जीप तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर डेसी और साइड सीट पर मार्गरेट मौजूद थी। उगली सीट पर दो आदमी बैठे हुए थे। डेसी, क्या हम जो कुछ कर रही हैं, क्या ये वाकई दुरुस्त है? मार्गरेट ने कहा। देखो, हालात यकलख्त ऐसे हो गए हैं कि हमारा फौरी एक्शन में आना ज़रूरी है। डेसी ने जवाब देते हुए कहा। तुम तो कह रही थी कि इमरान से ज़बरदस्ती उगलवाना पड़ेगा कि खजाना कहाँ है और फिर उसे हलाक कर दिया जाएगा। तुमने उस पर मजीद सोचा है? मार्गरेट ने कहा। क्या सोचना है? इस वक्त पोजीशन ये है कि खजाने का इल्म सिर्फ इमरान को है, जबकि कल सुबह डॉक्टर रजा उसे लेकर पहाड़ी इलाके में जाएगा, जहां इमरान डॉक्टर रजा को वो मकाम दिखाएगा जहां उसके मुताबिक खजाना है। इस तरह इमरान के बाद डॉक्टर रजा और फिर डॉक्टर रजा से चीफ सेक्रेटरी और मजीद लोग वाकिफ हो जाएंगे। डेसी ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मार्गरेट ने कहा, पहले पूरी बात सुन लो फिर फैसला करना। इस वक्त सिर्फ इमरान खजाने का महलेवकू जानता है, इसलिए दो सूरतें हो सकती हैं कि इमरान से ये तमाम मालूमात हासिल करके उसका खात्मा कर दिया जाए। इस तरह सिवाय हमारे और किसी को इस खजाने का महलेवकू मालूम ना हो सकेगा। अगर ऐसा मुमकिन हो सका तो फिर इमरान को सुबह होने से पहले पहले हलाक कर दिया जाए ताकि खजाना महफूज रहे और फिर बाद में देखा जाएगा। डेसी ने कहा। ओ, फिर यह खजाना किसी को नहीं मिल सकेगा, ये इमरान का ही काम है। मार्गरेट ने कहा। पहले मैंने ये प्लान बनाया था कि इमरान की निगरानी की जाए और उस निगरानी के तहत वो मकाम हमारे सामने आ जाएगा। इमरान वापस चला जाएगा और आयरलैंड की हुकूमत भी इत्मीनान से बैठ जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की हर कारकर्दगी काफ़ी सुस्त रहती है। बहरहाल इस दौरान हम ये खजाना निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन मुझे ख्याल आया कि हमारी निगरानी चेक हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ की हुकूमत गिरफ्तार करके गोलियां मारकर हलाक भी कर सकती है। हम बहरहाल यहाँ गैर मुल्की हैं, इसलिए मैंने फौरन काम को सरंजाम देने को तरजीह दी है। डेसी ने तफसील से बात करते हुए कहा तो मार्गरेट ने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो उस रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गए जहाँ एक कोठी में इमरान और उसके साथियों की रिहाइश थी। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी को ट्रेस कर चुके थे। उस कोठी का फाटक बंद था और बाहर बहैसियत गार्ड कोई नहीं था। डेसी ने जीप एक साइड पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में ले जाकर रोक दी। आओ मार्गरेट, हम साइड से अचानक बेहोश कर देने वाली इंतहाई मौसर गैस फायर करेंगे और फिर ऊपरी तरफ से अंदर पलांग कर हम फाटक खोलेंगे और फिर जीप अंदर ले जाएंगे और इमरान को जीप में डालकर हेडक्वार्टर ले जाएंगे। डेसी ने अपने प्लान की वजाहत करते हुए कहा और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने जीप की साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से एक गैस पिस्टल उठाकर सीट बंद कर दी। आओ मेरे साथ और तुम दोनों अभी यहीं रहोगे, डेसी ने उन दोनों मर्दों से कहा। यस मैडम, दोनों ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डेसी ने अपने मुल्क के सिफारत खाने से दो सिक्योरिटी गार्ड मंगवा लिए थे ताकि वो उनके साथ मिलकर काम निपटा सके। साइड सड़क से गुजरते हुए डेसी ने गैस पिस्टल वाला हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे कटाक की आवाज के साथ ही एक कैप्सूल दीवार के ऊपर से गुजर गया। डेसी ने एक के बाद दूसरा कैप्सूल अंदर फायर कर दिया और फिर गैस पिस्टल वापस जैकेट की जेब में रख लिया। कोठी के ऊपरी हिस्से में दीवार ज्यादा ऊंची न बनाई गई थी, इसलिए डेसी और मार्गरेट दोनों आसानी से दीवार पलांग अंदर पहुंच गई। एहतियातन वो कुछ देर तक वहीं दबकी रही, हालांकि उन्हें मालूम था कि वो अंदर गैस फायर कर चुकी हैं, इसलिए यहाँ मौजूद तमाम अफराद लाजमन बेहोश हो चुके होंगे और फिर वाकई उन्होंने पूरी कोठी का राउंड लगाया। एक कमरे में उन्हें इमरान कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़का हुआ दिखाई दिया। वो चूंकि इमरान से एक बार जाती तौर पर मिल चुकी थी, इसलिए इमरान को पहचान लेना उनके लिए मुश्किल न था। जाकर फाटक खोलो और जीप अंदर ले आओ, गार्ड को अंदर भिजवा देना ताकि वो दोनों मिलकर इमरान को उठाकर जीप में डाल दे, डेसी ने कहा। इसके साथियों का क्या होगा? इन्हें बेहोशी के आलम में गोलियां न मार दी जाए, मार्गरेट ने कहा। अरे नहीं, वो सियाहत के कागजात पर यहाँ आए हुए हैं और उनके बाकायदा नाम और दिगर कवायद हुकूमत के पास दर्ज हैं। अगर इकट्ठे 5 सयाहों का कत्ल आम की खबर मीडिया ने नशर कर दी तो यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। वैसे भी वो इमरान के बगैर किसी काम के नहीं हैं, डेसी ने कहा तो मार्गरेट सर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। डेसी ने पहले उस कमरे की तलाशी ली जहां इमरान मौजूद था, फिर उसने साथ वाले दूसरे कमरों को भी चेक किया, लेकिन कोई कारामद चीज न मिल सकी। अचानक उसे ख्याल आया कि जिस मेज के सामने इमरान गिरा हुआ था
उस मेज की साइड में एक बड़ा खाना भी था। उसने वापस उस कमरे में जाकर मेज की बड़ी दराज खोली तो वो चौंक पड़ी, क्योंकि उसमें डायरी, राइटिंग पैड, कला से लिया हुआ एक तफसीली नक्शा और एक पुरानी सी किताब भी मौजूद थी। उसने यह सारा सामान दराज में ही पड़े हुए एक खाली शॉपर में भरकर मेज पर रख दिया, ताकि वापस जाकर इत्मीनान से बैठकर पढ़ सके, क्योंकि इमरान इसी कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था और ये सामान भी उसी कमरे में मौजूद था। इसलिए उसने यही अंदाजा लगाया था कि इमरान ने इस मटेरियल को चेक करके मालूम किया है कि खजाना कहाँ है। फिर वो कमरे के कोने में मौजूद लोहे की एक बड़ी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली तो हैरत से जैसे बुद्ध बन गई, क्योंकि सामने अलमारी में असल सॉड मागा पड़ी उसे नजर आ रही थी। ये यहाँ क्यों लाई गई है? डेसी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर अंदर हाथ डालकर उसने सॉड मागा उठाई और फिर उसे बाहर मेज पर रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मार्गरेट अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर दाखिल हुए। अरे ये सॉड मागा और यहाँ, मार्गरेट ने चौंक कर कहा। यहाँ अलमारी में पड़ी थी। जाहिर है इमरान ये कहकर लाया होगा कि खजाना तलाश करना है, डेसी ने कहा, और मार्गरेट ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड इमरान को उठाए उस कमरे से बाहर निकले। इसे जीप की दरमियानी सीट के नीचे इस तरह एडजस्ट कर दो कि बाहर से नजर न आए, मैं ये सामान लेकर आ रही हूँ, डेसी ने कहा। तो मार्गरेट और सिक्योरिटी गार्ड बेहोश इमरान को उठाकर चले गए और फिर गेट के करीब मौजूद बड़ी सी जीप की उगबी सिमत के एक कोने में इमरान को लिटा दिया गया और उसका मुंह छोड़कर बाकी जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया। उसी लम्हे डेसी भी वापस आ गई। उसने एक हाथ में एक शॉपर और दूसरे हाथ में सॉड मागा पकड़ी हुई थी। उसने सॉड मागा को उगबी सीट पर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया, जिसने उसे इमरान के साथ ही फर्श पर डाल दिया। अलबत्ता इस बात का ख्याल जरूर रखा गया कि रास्ते में जंप लगने या वैसे स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी के उछलने पर तलवार कहीं इमरान को कोई जर्ब न पहुंचा दे। ये बात वो इमरान से मोहब्बत के लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि इस बना पर सोच रहे थे कि इस तरह इमरान को रास्ते में भी होश आ सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने सामान का शॉपर पकड़कर एक तरफ रख दिया था। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने फाटक खोला तो ड्राइविंग सीट पर मौजूद डेसी ने जीप आगे बढ़ाई और फाटक से बाहर निकलकर साइड पर रोक दी। तो वो सिक्योरिटी गार्ड फाटक बंद करके छोटे गेट से बाहर आया और उसने बाहर से कुंडी लगा दी और फिर वो जीप की उगबी सीट पर अपने साथी के साथ बैठ गया। तो डेसी ने जीप आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर खुशी और मसरत के तासुरात नुमाया थे कि इमरान, जिससे सब इस तरह डरते थे जैसे वो कोई सांप हो, लेकिन यही इमरान इस वक्त उसके सामने बेबस पड़ा हुआ था। उसने दिल ही दिल में सोच लिया था कि इस इमरान का चाहे एक एक उज़ू क्यों ना उसे काटना पड़े, वो काटेगी, ताकि इतना बड़ा खजाना उसके मुल्क आइसलैंड को मिल सके। ये जीप कहाँ ले जा रही हो? हेडक्वार्टर नहीं चलना? मार्गरेट ने जीप के एक मोड़ मुड़ते ही पूछा। नहीं, मैं इसे .13 पर ले जा रही हूँ। वो शहर से दूर एक फार्म पर बना हुआ है। वहाँ न इसके हलक से निकलने वाली चीखें किसी को सुनाई देंगी और न ही गोलियों की आवाज़ें सुनकर हमसाया पुलिस को कॉल कर सकेगा, डेसी ने जवाब दिया। तुम न जाने क्यों बहुत अक्लमंद होती जा रही हो, मार्गरेट ने कहा। तो डेसी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारी फील्ड में हर ऑप्शन के बारे में सोचा जाता है, फिर किसी एक ऑप्शन को इख्तियार किया जाता है, वरना हम पहले ही मिशन में मारे जा सकते हैं, डेसी ने कहा। तो मार्गरेट ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के मुसलसल और तेज रफ्तार सफर करके आखिरकार वो उस फॉर्म, जिसे .13 का नाम दिया गया था, पहुंच गए। वहां एक आदमी मौजूद था। डेसी ने हॉर्न दिया तो वो आदमी छोटा फाटक खोलकर बाहर आया और जीप में बैठी डेसी को देखकर उसने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। कैसे हो फ्रेड? डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मैडम, थैंक यू, फ्रेड ने कहा। और छोटे फाटक से अंदर जाकर उसने बड़ा फाटक खोला तो डेसी जीप अंदर ले गई और एक तरफ बनी हुई पार्किंग में ले जाकर उसने जीप रोक दी और फिर वह सब नीचे उतर आए। वो मैकेनिज्म वाली कुर्सियां ओके है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्योंकि यहाँ तो बहुत कम आना जाना होता है। डेसी ने वहां मुस्तकिल रहने वाले आदमी फ्रेड से मुखातिब होते हुए कहा। सब ओके है मैडम, मैं बाकायदगी से चेक करता रहता हूँ, फ्रेड ने कहा। ओके। जीप के उगबी हिस्से में बेहोश पड़े हुए एक आदमी को उठाकर अंदर ले जाओ और रॉड्स वाली कुर्सी पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ दो और उसे अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि ये आदमी दुनिया का एक नंबर अदाकार है। ये बात ही उस अंदाज में करता है कि दूसरा उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है।
डेसी ने हिदायत जारी की और फिर मार्गरेट को साथ लेकर वो बड़े कमरे में आकर बैठ गई ताकि इमरान को रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़कर उसे होश में लाया जाए। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेड अंदर दाखिल हुआ। मैडम, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। बेहोश आदमी को कुर्सी पर बैठाकर रॉड्स में जकड़ दिया गया है। फ्रेड ने कहा, बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए एंटी गैस मौजूद है या नहीं? डेसी ने पूछा। मौजूद है, फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आओ मार्गरेट चले, डेसी ने उठते हुए कहा। और फिर वो दोनों फ्रेड के साथ एक कमरे में दाखिल हुई तो सामने दीवार के साथ 10 रॉड्स वाली कुर्सियां मौजूद थी, जबकि इमरान को दरमियान वाली कुर्सी पर बिठाया गया था। इन रॉड्स को चेक करो, डेसी ने कहा। यस मैडम, फ्रेड ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उस कुर्सी के पास पहुंचा और उसके सामने खड़े होकर उसने रॉड्स को चेक करना शुरू कर दिया। फिर वो मुड़ा और वापस आ गया। रॉड्स ठीक है मैडम, फ्रेड ने वापस आते हुए कहा। ये खुद ब खुद तो नहीं खुल जाते, डेसी ने कहा। तो साथ मौजूद मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। क्या हुआ है तुम्हें? बच्चों जैसी बातें कर रही हो, मार्गरेट ने कहा। अच्छा, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम इससे बच्चों की बातें कह रही हो। तुम्हें जल्दी ही अंदाजा हो जाएगा कि तुम गलत कह रही थी और मैं दुरुस्त, डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान कुर्सी पर लुढ़का पड़ा था। तुमने ये कैसे कह दिया कि ये खुद ब खुद तो नहीं खुल जाते, क्योंकि ऐसी कुर्सियां मैकेनिज्म के बगैर तो नहीं काम करती, मार्गरेट ने कहा। मैंने एक बार देखा था कि एक आदमी का जिस्म रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़ा हुआ था। कोड़ा मारा तो वो आदमी इस तरह तड़पने लगा जैसे जुबा होते वक्त बकरी तड़पती है, और उसके तड़पते ही रॉड्स खुल गए। इसलिए पूछ रही थी। तुम इन बातों को छोड़ो, अब इस इमरान से खजाने के बारे में मालूमात हासिल करने दो, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वो साथ खड़े फ्रेड की तरफ मुड़ गई। फ्रेड, इसे होश में ले आओ, डेसी ने कहा। यस मैडम, फ्रेड ने कहा और मुड़कर कमरे के एक कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर उसमें से उसने एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और अलमारी बंद करके वापस मुड़ा और उसने एक हाथ से इमरान के सर के बालों को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और बोतल का दहाना, जो वो पहले ही खोल चुका था, इमरान की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद जब इमरान के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो उसने बोतल हटाई और उसका ढक्कन बंद करके वापस अलमारी की तरफ बढ़ गया ताकि उसे वापस अलमारी में रख आए। डेसी और मार्गरेट जो सामने कुर्सियों पर बैठी थी, दोनों की नजरें इमरान पर जमी हुई थी, जो अब सीधा बैठ गया था। उसका लुढ़का हुआ सर भी तवाजुन में आ गया था और फिर उसने बगैर कोई आवाज निकाले अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी। तुम्हारा नाम इमरान है और तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, डेसी ने कहा। तो इमरान के जिस्म ने झटका खाया और उसकी आंखों में मौजूद धुंध यकलक गायब हो गई। अब उसकी नजरें सामने बैठी हुई डेसी और मार्गरेट पर जम गई। बड़े कमरे में तनवीर, सालिहा और जूलिया तीनों बैठे हुए थे, लेकिन उन सबके चेहरे लटके हुए थे। वो बेहोश कर दिए गए थे और उनकी बेहोशी के दौरान हमला आवर इमरान को अगवा करके ले गए थे। सफदर को खुद होश आया तो उसने कैप्टन शकील और फिर सालिहा, जूलिया और तनवीर को होश दिलाया था। सफदर और कैप्टन शकील कोठी से बाहर गए हुए थे ताकि वारदात करने वालों के बारे में कोई मालूमात हासिल कर सके, जबकि तनवीर, सालिहा और जूलिया कमरे में बैठे सफदर और कैप्टन शकील का इंतजार कर रहे थे। मिशन तो खत्म हो गया था, फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह इमरान को उठाकर ले गए हैं? जूलिया ने कहा। इमरान साहब ने खजाना तलाश किया था या नहीं? बहरहाल उन्होंने डॉक्टर रज़ा और चीफ सेक्रेटरी को फोन पर बताया था कि उसने खजाना तलाश कर लिया है। यकीनन ये कॉल कहीं सुनी गई है या टेप हुई है, और खजाने पर कब्जा करने वाले इमरान साहब को इसलिए उठाकर ले गए कि पहले उन्हें बताया जाए कि खजाना कहाँ है। सालिया ने कहा। ये खौमाखा का अजाब गले में डाला है इमरान ने। इस दौर में कोई अहमकी खजानों को तलाश करता होगा, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल उन लोगों का ताल्लुक आयरलैंड से नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे मुल्क के एजेंट हैं, सालिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि उसकी बात का कोई जवाब देता, सफदर और कैप्टन शकील एक दूसरे के पीछे अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ, कुछ पता चला? जूलिया ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि एक जीप कोठी के अंदर गई है और फिर वापस चली गई। उसमें आइसलैंड के सिफारत खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, सफदर ने कहा, और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए।
यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ आइसलैंड के सिफारत खाने का नंबर थे। सफदर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। सफदर ने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। यस, आइसलैंड सिफारत खाना प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। सिक्योरिटी सेक्शन से बात कराएं, मैं चीफ कमिश्नर बोल रहा हूँ। सफदर ने अपनी आवाज और लहजे को भारी बनाते हुए कहा। ओके, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सिक्योरिटी चीफ जेम्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक सपाट सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा कदरे मौतबाना था। चीफ कमिश्नर इंटेलिजेंस एडवर्ड बोल रहा हूँ। सफदर ने अपने लहजे को रौबदार बनाते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ चीफ कमिश्नर इंटेलिजेंस इंतजामिया का हेड होता है। यस सर, हमारा सिफारत खाना आपकी क्या खिदमत कर सकता है? सिक्योरिटी चीफ ने इस बार खासे मौतबाना लहजे में कहा। आपके सिफारत खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड शहर में एक ऐसी जगह देखे गए हैं जहां जाने के लिए सिफारत खाने के अमले को सख्ती से मना किया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम क्या थे और वो किसके साथ शहर में घूमते फिर रहे हैं? सफदर ने कहा। सॉरी सर, हम तो हमेशा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां जाने से रोकते हैं। मेरा मतलब है ब्लू एरिया में। मैं चेक करता हूँ कि ये कौन से गार्ड्स हैं और क्यों ब्लू एरिया में देखे गए हैं। आप होल्ड करें। दूसरी तरफ से मद्दबाना लहजे में कहा गया। लाउडर का बटन चूंकि प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सब सुन रहे थे। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज सुनाई दी। यस, सफदर ने कहा। सर, ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड स्मिथ और पीटर है और वो आइसलैंड के रेड स्टार एजेंसी की डेसी और मार्गरेट के साथ बाकायदा इजाजत लेकर गए हैं। मैडम डेसी और मार्गरेट दोनों जिम्मेदार खवातीन हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल, मैं सफीर मोहतरम के नोटिस में ये बात ले आऊंगा, सिक्योरिटी चीफ ने कहा। और सफदर समेत सब साथी समझ गए कि यहाँ हमला आइसलैंड के एजेंट्स ने किया है और वही इमरान को उठाकर ले गई हैं। स्मिथ और पीटर से राब्ता फोन पर हो सकता है तो उनके सेल फोन के नंबर दे दे, सफदर ने कहा। सॉरी सर, ये गार्ड्स हैं, इन्हें तो सेल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता उन्हें ट्रेस करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, सैटेलाइट ट्रैकिंग। वो अगर आप चाहें तो मैं नंबर और पासवर्ड बता देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ज़रूर बताएं, आप वाकई इंतज़ामिया से ताउन कर रहे हैं। आपके सफ़ीर साहब को बाकायदा ऑफिस की तरफ से तारीफी रिपोर्ट भिजवाई जाएगी, सफदर ने कहा। थैंक्स सर, सिक्योरिटी चीफ ने कहा और फिर उसने सफदर को सैटेलाइट कोड और पासवर्ड बता दिया। इन दोनों का एक ही नंबर है, सफदर ने पूछा। नो सर, स्मिथ का लास्ट नंबर 7 है जबकि पीटर का लास्ट नंबर 2 है, सिक्योरिटी चीफ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, सफदर ने कहा और फिर क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। सैटेलाइट 003 का रेड नंबर बताएं, सफदर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो सफदर ने एक बार फिर क्रिडल दबाया और टोन आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, सैटेलाइट 003 आपकी क्या खिदमत कर सकती है? एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चीफ कमिश्नर बोल रहा हूँ, सफदर ने कदरे पार रौब लहजे में कहा। यस सर, फरमाएं। दूसरी तरफ से कहा गया। आपके ताउन की रिपोर्ट जब आला हुक्काम तक पहुंचेगी तो आपको शायद हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, सफदर ने कहा। थैंक्स सर, फरमाए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ऑपरेटर ने खुश होते हुए कहा। पासवर्ड बता रहा हूँ, ट्रैकिंग नंबर भी। उन दोनों की ट्रैकिंग आपके सैटेलाइट से मुंसलिक है। ये दोनों स्मिथ और पीटर आइसलैंड के सिफारत खाने के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन्हें ट्रेस करने के लिए कहा गया है और सिफारत खाने का बेहद एहतराम किया जाता है। आप ट्रैकिंग करके मुझे बताएं कि ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, सफदर ने कहा। नंबर्स और पासवर्ड बताएं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सफदर ने सिफारत खाने के सिक्योरिटी इंचार्ज के बताए हुए नंबर्स तफसील से दोहरा दिए। इनमें से स्मिथ कौन है और पीटर कौन है, दूसरी तरफ से पूछा गया। तो सफदर ने वही बात दोहरा दी जो सिफारत खाने के सिक्योरिटी चीफ ने बताई थी। ओके सर, आप मुझे 15 मिनट देंगे, मैं आपको उस जगह के बारे में तफसीली रिपोर्ट दे सकूंगा, ऑपरेटर ने कहा। ओके, मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करूंगा, सफदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने आज इमरान को भी मात दे दी है, कैप्टन शकील ने कहा।
हाँ, आज वाकई तुमने पहली बार अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े।